नमस्कार सभी को। आज हम लोग जस्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व 2 संधियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि की ही एक प्रमुख संधि है जस्व संधि। ठीक है, इसकी सोदाहरण व्याख्या पढ़ेंगे। जस्व संधि विधायक मुख्य रूप से 2 सूत्र हमें अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं। तो उन दोनों सूत्रों के परिप्रेक्ष्य में हम इस जस्व संधि को पढ़ेंगे। तो उनमें से पहला सूत्र है झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते सूत्र अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद में आता है और इसमें पदस्य की अनुवृत्ति आती है जो कि ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है। तो पदस्य को मिलाकर के हम लोग विभक्ति अर्थ करेंगे। सबसे पहले पदस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसका अधिकार आता है और अन्ते जो शब्द है वो अव्यय पद है, इसके विभक्ति वचन नहीं होते और इस तरह से ये पद के साथ संयुक्त होता है। तो इसका अर्थ हो जाता है पदस्य अन्ते, अर्थात पद के अंत में स्थित। पद के अंत में जो वस्तु है उसके स्थान पर संधि होनी है, अर्थात ठीक है, क्योंकि षष्ठी का अर्थ के स्थान पर है। अब पदस्य अन्ते ये जाकर के विशेषण बनता है झलाम शब्द का, क्योंकि झलाम में भी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक है, तो झलाम क्या अर्थ देता है? झलों के स्थान पर। ये झल प्रत्याहार है यहाँ पर। उसके बाद जश है, झलाम जश। जस है प्रथमा विभक्ति एक वचन का। ठीक, और प्रथमा विभक्ति अर्थ देती है होता है का, अर्थात जस आदेश होता है, जस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पदस्य अन्ते झलाम ये षष्ठी विभक्ति के ही प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं और इसीलिए इनका अर्थ हो जाएगा कि पद के अंत में स्थित झलों के स्थान पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति अर्थ देती है के स्थान पर और जस का मतलब हो जाएगा जस हो जाते हैं। तो यहाँ 2 ही बातें मुख्य रूप से कही गई हैं कि झल के स्थान पर जस हो जाते हैं, लेकिन कौन से झल के स्थान पर? कह रहे हैं कि उन झलों के स्थान पर जो पद के अंत में स्थित हैं। ठीक है, अर्थ अब देख लीजिए नीचे, अर्थ में स्पष्ट कहा है पद के अंत में स्थित झलों के स्थान पर जस हो जाते हैं। ठीक, और पद क्या है ये तो मैं संज्ञा प्रकरण में बताया था। पदस्य अन्ते सुप्तिंगंतम पदम, कि सुप जिसके अंत में हो या तिंग जिसके अंत में हो उसको पद कहते हैं। पद संज्ञा उसकी हो जाती है, अर्थात किसी भी शब्द में जिसमें विभक्ति वचन लगे हुए हैं, चाहे वो धातु का शब्द हो चाहे वो शब्द रूप का शब्द हो, वो पद कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसमें विभक्ति वचन लगे हुए हैं वो पद है और पद के अंत में स्थित, ऐसे शब्द के अंत में स्थित जो झल हैं, झलों में से कोई अक्षर है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? जस हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रत्याहार को भी मैंने यहाँ नीचे खोल दिया है। देखिए कि झल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। झभय से लेकर के और हल तक संपूर्ण वर्ण आते हैं। झभ घड़ ध जब गड़ द खफ छठ थ चट त कप श श स और ह, ये सारे झल हैं, अर्थात इन झलों के स्थान पर जस होता है। और जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जस प्रत्याहार में आते हैं ज ब ग ड़ द, ये 5 वर्ण आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर स्थानीय आपके पास हैं 24 और जो आदेश हैं वो हैं आपके पास 5 केवल। ठीक है, तो जो पहले सूत्र में आपको बताया था इससे पहले यथासंख्यम अनुदेश समानम, वो तो यहाँ पे घटेगा नहीं जो स्तोष चुनाश्चु में या टुनाष्टु में किया। क्यों? क्योंकि जब स्थानीय और आदेशों की संख्या बराबर होती है तब क्या होता है, तब तो हम क्रमशः कर देते हैं उनको, जितने स्थानीय हैं उनके स्थान पर आदेश भी क्रम से
हो जाते हैं उतने ही एक एक करके। लेकिन जहाँ स्थानियों की संख्या ज़्यादा हो और आदेशों की संख्या कम हो, या स्थानियों की संख्या कम हो और आदेशों की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पर यथा संख्यम अनुदेशः समानम सूत्र नहीं लगता, मतलब वहाँ क्रम पूर्वकता का नियम नहीं घटता। तो फिर आप कैसे तय करेंगे कि 24 वर्णों के स्थान पर आपको 5 वर्ण केवल करने, ठीक है? तो कैसे आप तय करेंगे कि 24 के जगह पर कौन-कौन से 5 वर्ण होंगे? तो उसका नियम हम निकालते हैं। सबसे पहले हम उनकी तुलना करते हैं कि कौन-कौन से अक्षर इन जस के साथ मिलते हैं, ठीक है? और उसका आधार क्या होता है? सबसे पहला आधार होता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से यदि भेद हो जाता है, पता चल जाता है, तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। उच्चारण स्थान से यदि नहीं पता चलता है, तो हम जो है आभ्यंतर प्रयत्न भी देखते हैं, ठीक है? इस तरह से उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम उच्चारण स्थान के आधार पर ही तय कर लेंगे कि किस अक्षर के समान कौन-सा अक्षर है, ठीक है? तो यहाँ इस चार्ट में आप देखो, सबसे पहले स्थानीय झल हैं, उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में आदेश जस हैं 5 ज, ब, ग, ड़, द। और बीच में मैंने उच्चारण स्थान दिखाए हैं कि किन-किन वर्णों की जगह पर ज होता है, किन-किन वर्णों की जगह पे ब होता है, किन-किन वर्णों की जगह पर ग होता है, और किन वर्णों की जगह पर ड, किन वर्णों की जगह पर द। और उसका आधार क्या है? उसका आधार है उच्चारण स्थान, ठीक है? अब देखो, इनको आप देख लो, इसको इस तरह से नीचे क्रम में यदि आप प्रत्याहार सूत्रों को पढ़ेंगे तो आपको अक्षर दिखाई देंगे। देखो, झ, भ, घ, ढ, ध। उसके बाद फिर ज, ब, ग, ड, द। उसके बाद फिर ख यहाँ पर आ गया है, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स और ह। इस तरह से आपके सारे स्थानीय झलके हैं, लेकिन इनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखा है। व्यवस्थित क्रम में क्या आधार बनाया है कि जिन अक्षरों का तालु स्थान है, उनको एक लाइन में रख दिया है। अर्थात यदि झलों के स्थान पर जस आदेश करना हो, तो झलों में से झ, ज, छ, च, श इनकी जगह पर ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि झ का, ज का, छ का, च का और श का इनका उच्चारण स्थान तालु है। इचु, यशास, तालव्या, ठीक है? क्योंकि च वर्ग के अक्षर हैं ये सारे के सारे, और तालव्य श है, इसका तालु है। और जस में से तालु जो उच्चारण स्थान है वो केवल ज का है, ठीक है? तो इस तरह से आप सारे जसों का देख लो। ज का तालु है, ब का उपू पद्मानिया ओष्ठ्या ओष्ठ है, ग का अकुआ विसर्जनिया कंठ्या कंठ है, और ड का ऋतु रसा मूर्धन्या मूर्धा है, और द का ऋतु लसा दंत्या दंत है, ठीक है? तो इस तरह से जिन जिन अक्षरों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, उनकी जगह पर ब हो जाएगा। जिन झलों में से जिन जिन अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ है, उनकी जगह पर ग हो जाएगा। झलों में से जिन जिन अक्षरों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, उनकी जगह पर ड हो जाएगा। और जिन जिन अक्षरों का उच्चारण स्थान झलों में से दंत है, उनकी जगह पर द हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको संधि में कोई सा भी अक्षर मिले झलों में से, उनकी जगह पर आप आसानी से तय कर सकते हैं कि वो अक्षर जो है जिसकी जगह पर हम संधि करने वाले हैं, वो उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसका जो उच्चारण स्थान होगा, उस उच्चारण स्थान वाले जस को हम चुन लेंगे इन पांचों में से, और वो उसकी जगह पर संधि हो जाएगी, ठीक है? इसको उदाहरण से आप और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगले उदाहरण में आप देखो कि किस तरह से ये दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा अच जमा अंत, ठीक है? यहाँ नीचे मैंने संक्षेप में सूत्र भी दिखा दिया है आपको, पदांत झल जमा डैश डैश, ठीक है, बराबर जस। ये डैश डैश इसीलिए दिखाया है मैंने यहाँ पर सूत्र में, क्योंकि झलाम जसोन्ते सूत्र में ये नहीं मांगा गया है कि पदांत झल के बाद क्या होना चाहिए। परे के लिए कोई शर्त नहीं है, अर्थात पदांत झल पहले होना चाहिए
और उसके बाद कुछ भी हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पदांत झल है उसके स्थान पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति झल में थी, उसके स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखो, यहाँ पर अच जमा अंत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तय करना है संधि से पूर्व वाले शब्द में, ठीक है। जोड़ से पूर्व वाले शब्द में क्या तय करना है कि वो पदांत झल है कि नहीं है, ठीक। तो अच जो है वो क्या है, झल में से आता है। अच का जो च है, पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर, वो क्या होना चाहिए, झल होना चाहिए। तो झभय घड़दस से लेकर के जब हल तक पढ़ते हैं आप, तो खफ छठत चटत तब में च आ जाता है, अर्थात ये झल है। दूसरी शर्त यह है कि झल के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, वो पदांत भी होना चाहिए, पद के अंत में होना चाहिए वो झल, ठीक है। तो अच क्या है, अच अचौ अचह अचम अचौ अचह, इस तरह से इसका रूप चलता है। अर्थात अच जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि पद किसको कहते हैं, जब भी किसी शब्द में कोई विभक्ति वचन लगा हुआ होगा, चाहे वो सुप लगा हो 21 प्रत्यय, चाहे वो तिंग प्रत्यय लगे हुए हों, उनमें से वो जो है पद कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ सु लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसीलिए ये पद हो गया। तो पद के अंत में स्थित जो है वो पदांत होता है। तो पद इस अच की संज्ञा है, और पद के अंत में क्या है, यहाँ पर च है जो कि झल भी है। तो पदांत झल होना चाहिए, पद के अंत में होना चाहिए, और वो झल प्रत्याहार में आना चाहिए। तो आपकी ये शर्त पूरी हो गई कि ये पदांत है और झल भी है। उसके बाद इन्होंने कोई शर्त रखी नहीं थी कि इसके बाद अच हो या व्यंजन हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अच है। तो आपको जो संधि करनी है वो किसके स्थान पर करनी है, झलाम, अर्थात झल के स्थान पर करनी है। तो झल को ही आपको ध्यान रखना है, बाद वाले को तो आपने देखना ही नहीं है। तो झल में जो है वो च आया है, तो च के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा, ठीक है। झलों में से कोई भी अक्षर हो उसकी जगह पर जस हो जाता है। और जस जब होंगे तो सारे आएंगे, पांचों अक्षर आएंगे जस। कौन कौन से, ज ब ग ड द, क्योंकि जस इन पांचों अक्षरों की संज्ञा है, ठीक है। आप तय कैसे करेंगे कि झल की जगह पर इन जस में से कौन सा अक्षर आएगा, जो पिछले चार्ट में मैंने बताया कि आपको पहले ये पता करो कि जिसकी जगह पर आप संधि करने वाले हैं, जिस झल की जगह पर आप जस करने वाले हैं, उस झल का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान क्या है इसका, च का उच्चारण स्थान है तालु, इचु यशानाम तालु, ठीक है। तो तालु उच्चारण स्थान इन जस में से जिनका है उसको आप चुन लेंगे पांचों में से, क्योंकि इन पांचों का भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो इचु यशा तालु ताल व्याह, इसमें से ज का उच्चारण स्थान केवल तालु है, च वर्ग में होने के कारण से। तो इस च की जगह पर ज आ जाएगा, और ज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अच च की जगह पर जा आ गया, आगे अंत है, और जब इन मात्राओं को आप मिला देंगे तो अजंतः शब्द सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको विस्तार पूर्वक मैंने उदाहरण बताया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको सारे उदाहरण जसों के दिखाऊंगा। अब सुबंतः को देख लो आप, यहाँ पर सुप जो है वो भी सुप सुपौ सुपह, ऐसे हल हलौ हला अच अचौ अच्छा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, मतलब ये पदांत है, ठीक है। प आपका झल में आता है, ठीक। तो पदांत झल मिल गया, तो आप क्या करेंगे, झल के स्थान पर जस करेंगे। अब झल का प है, जस में सारे पांचों अक्षर आए, कैसे तय करेंगे कि कौन सा अक्षर होना चाहिए। तो प का आप पहले उच्चारण स्थान देखेंगे, प का उच्चारण स्थान क्या है, उपू पद्मानीया नाम ओष्ठ, ठीक। कि ओष्ठ अक्षर है, ओष्ठ अक्षर इन जस में से कौन सा है, ओष्ठ अक्षर केवल ब है, प फ ब भ, ठीक है। तो ब अक्षर इसकी जगह पर हो जाएगा, और इस तरह से सु और प की जगह पर ब अंतः वैसे ही आ जाएगा। इन मात्राओं को आप मिला देंगे तो सुबंतः संधि निष्पन्न हो जाएगी। तीसरा उदाहरण देखिए, वाक जमा ईश। इसमें आपने अलग अलग किए, वाक ईश। आपको ये ध्यान रखना है केवल कि ये पद है कि नहीं, वाक वाचो वाच वाचम वाचो वाच, ये पद है, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। और पद है, इसके अंत में झल भी है, क्योंकि क झलों में आता है। तो इस झल की जगह पर क्या हो जाएगा,
जस हो जाएगा। जस कौन सा होना चाहिए? पांचों आ जाएंगे। पांचों में से ये तय करेगा कि क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। और इन जसों में कंठ उच्चारण स्थान केवल ग का है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इस क की जगह पर ग हो गया। और वाग ईशः, जब सारी मात्राओं को आप मिला देंगे तो वागीशः इस तरह से सिद्धि हो जाएगी। इसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे, षट जमा आननः। यहाँ पर षट शब्द है, ये भी क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो पदांत हो गया, झल में आता ही है, झबे से लेकर के हल तक पढ़ जाओ तो खफ छठ त में आएगा ये। तो झल के स्थान पर क्या हो जाता है? जस हो जाएगा। जस में से कौन सा अक्षर आए पांचों में से? तो ट का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। और इन पांचों में से मूर्धा किसका है? इस ड का है उच्चारण स्थान, ट वर्ग में आने के कारण से। तो इसीलिए इस ट की जगह पर ड हो गया। और षड आननः ऐसे मिलाकर के जब मात्राएं बनाएंगे आप तो षडाननः शब्द सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगली जो संधि है, उदाहरण है, उसको देखेंगे, जगत जमा ईश। जगत शब्द भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, क्योंकि जगत जगतो जगतः इस तरह से इसका रूप चलता है। तो ये पद हो गया। पद के अंत में यहाँ झल है, क्योंकि त जो है वो झल में आता है। तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा, झलाम जशोंते से। ठीक। तो जस में से कौन सा होता की जगह पर? त का उच्चारण स्थान दंत है। और इन पांचों में उच्चारण स्थान दंत केवल द का है, इसीलिए त की जगह पर द आ जाएगा। और द आ जाएगा तो ज ग द ईशः, और सारी मात्राओं को जब आप मिलाएंगे तो जगदीशः बन जाएगा। तो इस तरह से इस जस्त्व संधि का एक भाग पूरा हो जाता है। यहाँ पर दूसरा भाग है, इसका एक दूसरा सूत्र मिलता है 8वें अध्याय के चौथे पाद में, झलाम जस जशी। ठीक है। ये भी जस्त्व संधि है, क्योंकि जस आदेश जहाँ पर होता है वो जस्त्व संधि है। पहले झलाम जशोंते था, अब झलाम जस झसी है। अब इसका अर्थ देख लो, ये सूत्र अपने आप में पूर्ण है। ठीक। झलाम का विभक्ति क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और षष्ठी विभक्ति क्या अर्थ देती है? स्थान पर। तो इसीलिए अर्थ क्या हो गया? झलों के स्थान पर। झसी जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक। तो इसमें क्या अर्थ देती है सप्तमी विभक्ति? परे होने पर। तो इसीलिए अर्थ हो गया झस परे होने पर। और जस जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसीलिए ये अर्थ देता है होता है। तो जस आदेश होता है, जस आदेश हो जाता है ये। ठीक है। तो इस तरह से झलों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है यदि झस परे हो तो। ये पूरा अर्थ यहाँ पर निकल करके आता है। ठीक है। यदि आप लोगों ने अच का रूप याद किया हो, जो मैंने पहले बताया था, अच अचौ अच, तो आपको आराम से इनकी विभक्तियां पता चल जाएंगी। ठीक है। अब अर्थ इसका क्या हुआ कि झलों से उत्तर, ये मैंने ब्रैकेट में दिखाया, वो इसीलिए दिखाया है जब यहाँ पर ये कह दिया कि झस परे होने पर झलों के स्थान पर होगा। तो जब झस परे हैं तो इसका मतलब पूर्व में क्या है? झल ही है। ठीक है। झल अंडरस्टूड है, जब परे कह दिया तो पूर्व में झल है। इसीलिए ब्रैकेट में मैंने दिखा दिया कि झलों से उत्तर यदि झस परे हो तो झलों के स्थान पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति झलों में लगी हुई है, इसीलिए ये बताना ज्यादा जरूरी है कि किसके स्थान पर संधि होती है, कि झलों के स्थान पर जस आदेश हो जाते हैं। ठीक है। वैसे के पहले की तरह ही यहाँ मैंने प्रत्याहार खोल दिए हैं। झल में कौन कौन से अक्षर आते हैं? 24 अक्षर आते हैं। जस में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ये 5 अक्षर आते हैं। और झस में जो परे होना चाहिए उसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? झ भ घड़ ध जब गड़ द, ये अक्षर आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से झलाम जस जसी कहता है कि झलों के स्थान पर जस हो जाएंगे यदि बाद में झस प्रत्याहार परे हो तो। अब इसका उदाहरण से आप और अधिक स्पष्ट तया समझ सकेंगे। उदाहरण में देखो कह रहा है, सूत्र देखो पहले ऊपर लिखा हुआ है, झल जमा झस बराबर जस, मतलब झल के बाद झस दिखाई देना चाहिए, तो बराबर झल की जगह पर क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर लभ जमा ता है। लभ जमा ता में भ जो है वो क्या है? पहले पूर्व वाले शब्द के अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? झल होना चाहिए। तो भ क्या है? झल में आता है कि नहीं?
झभय से लेकर के हल तक गिनते हैं तो झ भ जो है झल में आ जाता है। उसके बाद आपको देखना है कि पर बाद वाला जो अक्षर है उसका आदि अक्षर क्या है, झस है कि नहीं। झभय घड़ धस जब गड़ दस तक, ठीक है। तो ये झस में भी आता है ध, ठीक है। तो पूरी शर्त हो गई आपकी कि झल के बाद यदि झस परे हो तो क्या होगा, झल के स्थान पर, झल क्या था यहाँ पर, भ जो था वो झल था, तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, जस आदेश हो जाता है। तो जस आदेश होने का तात्पर्य है कि वही पांचों अक्षर आएंगे, जब गड़ द। अब आपको इनमें से एक अक्षर छांटना है क्योंकि एक की जगह पर एक ही होगा, भ की जगह पर एक अक्षर लाना है। तो इसका नियम वही है। भ का आप उच्चारण स्थान देखेंगे, भ का उच्चारण स्थान क्या है, उपपद्मानीया नाम ओष्ठा, पवर्ग में होने के कारण से इसका ओष्ठ है। तो इनमें से जस में से ओष्ठ वर्ण कौन है, ओष्ठ वर्ण ब है, क्योंकि पवर्ग में ये ब आता है, उपपद्मानीयाम ओष्ठा। तो इसीलिए जस का ब भ की जगह पर हो जाएगा। और इस तरह से ल अ भ जो था उसकी जगह पर भ की जगह पर ब हो गया, और आगे ध में आ जुड़ा हुआ है। जब इस शब्द को आप जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका लब्धा रूप निष्पन्न हो जाएगा, लब्धा संधि सिद्ध हो जाएगी। अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पैदा हो जाता है कि जब दोनों ही जस्त्व संधि हैं तो झलाम जसोंते और झलाम जस झसी में फर्क क्या है, ठीक है। दोनों में फर्क ये है कि झलाम जसोंते जो संधि हुई थी वो केवल पदांत में होती है। पदांत में मतलब शब्द जहां कंप्लीट हो गया, जब उसमें विभक्ति वचन लग गए, वो पदांत कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस पदांत में झल होना चाहिए झलाम जसोंते संधि के लिए, ठीक है। लेकिन झलाम जस झसी में क्या है, झलाम जस झसी में पदांत होना जरूरी नहीं है। मतलब ये शब्द के बीच में भी हो सकता है, जैसे लब धातु है, तो लब धातु में विभक्ति वचन नहीं लगा हुआ अभी तक, इसके बाद त्रिच प्रत्यय आया है, और त्रिच त्रिच का ता हुआ है, ता का धा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो अलग तरह से दिखाया। लब जमा त्रिच था, ये त्रिच का ता हो गया, जैसे कर्ता वगैरह बनाते हो तुम लोग, ठीक है। ता हो गया, ता का फिर झसस तथोर धो ध एक सूत्र से क्या है, धा हो जाता है। धा हो जाता है तो लब जमा धा ये स्थिति मिलती है, ठीक है। तो ये तो मैंने शॉर्ट में दिखा दिया, क्योंकि हमारा जो मुख्य फोकस है वो हमारी संधि पर है कि हमारी संधि कैसे घट रही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लभ जमा धा दिखाया फिर, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि लभ जो शब्द है वो पदांत नहीं है, क्योंकि ना तो अभी इसमें कोई विभक्ति लगी हुई है, ना इसमें कोई वचन लगा हुआ है। हाँ, जब लब्धा रूप बन जाएगा उसके बाद इसमें विभक्ति वचन लगेंगे, क्योंकि प्रत्यय लगने के बाद विभक्ति वचन लगते हैं। वहां पर जैसे वाक वगैरह था तो सु प्रत्यय लगा था, ठीक है। अभी तक यहाँ कोई प्रत्यय लगा नहीं है, ठीक है। और प्रत्यय लगने के बाद जो है वो क्या बनता है, पद बनता है। इसका मतलब क्या है, जब ये लब्धा बन जाएगा, क्योंकि प्रत्यय तो यहाँ त्रिच है ना, त्रिच का यहाँ धा है, तो प्रत्यय जब लग जाता है तब क्या बनता है, वो पद बनता है। तो यहाँ पर प्रत्यय धा लगा है, तो जब धा जोड़ करके लब्धा बन जाएगा, इसका मतलब ये पद कहलाएगा। अभी तक जो लब है केवल और जमा धा है, वो लब जो है केवल धातु है, ये पद नहीं है। तो इसीलिए पद न होने के कारण से हम झलाम जशोंते नहीं लगता। दूसरा फर्क ये है कि ये शब्द के बीच में होने के साथ साथ यहाँ पर एक अनिवार्य शर्त ये भी है कि झल के बाद झस होना चाहिए, झस अक्षर होगा तभी ये संधि घटेगी, ठीक है। तो यहाँ ध झस का था, झस यदि नहीं होगा, जबकि झलाम जशोंते में क्या था कि बाद में कोई भी अक्षर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो कोई सा भी प्रत्याहार हो, ठीक है। लेकिन यहाँ केवल झस प्रत्याहार होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर इस भ की जगह पर जब पूरी शर्त हो गई कि झल है ये और उसके परे झस है, तो इन झल की जगह पर जस आदेश हो जाएगा, अर्थात भ की जगह पर ओष्ठ वर्ण ब हो जाएगा, तो आपका रूप बन जाएगा लब्धा, ठीक है।
इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देखो अगला, इससे और अधिक क्लियर होता चला जाएगा। हालांकि सिद्धांत वही है, केवल दूसरा उदाहरण है, इसका दूसरा शब्द है, उसके द्वारा और थोड़ी सी स्पष्टता बढ़ती चली जाएगी केवल। ठीक है, तो इसमें ऊपर झलाम जमा झस बराबर जस लिखा हुआ है, ये सूत्र संक्षेप में दिखा दिया है। अब यहाँ पर आपको दूह जमा ता और दोह जमा धा, ये दो रूप दिखा रखे हैं मैंने। क्यों? क्योंकि जब दूह धातु से त्रिच प्रत्यय होता है तो दूह ता बनता है, और उस दूह को फिर गुण होकर के दोह हो जाता है, और ता को जो है झसस तथोर धोध से धा हो जाता है, तो दोह धा ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो हमारी जो संधि अब घटनी है वो दोह धा में यहाँ आकर के घटनी। ठीक है, तो दोह जो है ये धातु थी, दूह थी, दूह को गुण हो गया, दोह है। इसमें अभी तक प्रत्यय नहीं लगा, इसका मतलब ये पद नहीं है। जब तक प्रत्यय मिला नहीं लगेगा तब तक पद नहीं। प्रत्यय लगा यहाँ धा, इसका मतलब पद क्या है? दोह धा, इस पूरे को पद मान सकते हैं हम धा के बाद। ठीक है, तो पद के अंत में यहाँ आ होगा, लेकिन पद के अंत में हम यहाँ ह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसकी पद संज्ञा है ही नहीं। पद संज्ञा पूरे दोह धा की है, तो इसको पद आप कह सकते। ठीक है, तो झल होना चाहिए केवल, पद के बीच में भी हो सकता है वो, तो यहाँ पद के बीच में है, शब्द के बीच में है, और बीच में झल है। झल के बाद झस होना चाहिए, तो ध जो है झस में भी आता है। तो क्या कहते हैं कि झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। अब यहाँ ह जो है झल था, इसकी जगह पर जस हमें करना है। जस में ये पांचों अक्षर आएंगे, जब गड़ द, और चुनना एक है। किस आधार पर चुनेंगे? कि जो उच्चारण स्थान ह का है उसी उच्चारण स्थान वाले समान अक्षर को हम चुन लेंगे। ठीक है, तो ह का उच्चारण स्थान क्या था? अकुह विसर्जनीय कंठ्या, कंठ उच्चारण स्थान था। इसीलिए इन पांचों में कंठ उच्चारण स्थान केवल ग का है। अकार और कवर्ग का कंठ होता है, तो कवर्ग में तो ग ही आता है, इसीलिए ये ग जो है इस ह की जगह पर हो जाएगा। और इस तरह से दो और ह की जगह पर ग ध आ, जब इन सारी मात्राओं को आप मिला देंगे तो आपकी सिद्धि क्या हो जाएगी? दोग्धा रूप बन जाएगा। संधि जो है जस्त संधि कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगला उदाहरण आप देखो, बोधा। बोधा जो है इसमें क्या है? झल जमा झस बराबर जस, ये सूत्र फिर आपको दिखाई दे रहा है, झलाम जस झसी का। और इसमें बुध जमा त, बोध जमा धा। ठीक है, वैसे ही है, बुध धातु थी, त्रिच प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय का ता हुआ है, बुध को पुगंत लघु पदस्य से गुण होकर के बोध हो गया है, जसस तथोर धोध से धा हो गया है। ठीक है, ये एक व्याकरण की निश्चित प्रक्रिया है, लेकिन आपको यहाँ तक समझने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने दर्शा दिया है कि कहाँ से ये बोध शब्द आया है। ठीक है, जिससे आप तय कर सकें कि ये पद नहीं है बल्कि क्या है? ये धातु है। ठीक है, तो अब ये बोध धातु है यहाँ पर, और ध आ ये जो है प्रत्यय है त्रिच का। ठीक, तो पद ये संपूर्ण है, लेकिन ध पद नहीं है। जबकि हमें संधि कहाँ करनी है? हमें संधि पद के बीच में करनी है। ठीक है, तो ध जमा ध के बीच में संधि करनी है, तो आपको नियम यहीं पे घटाना पड़ेगा कि झलाम झस झसी यहाँ घटता है कि नहीं। तो झल में आता है कि नहीं? पूर्व का अंतिम अक्षर ध आता है। उसके बाद में झस का अक्षर है कि नहीं? झस में आता है ध, क्योंकि झब है, घड़ ध, ध झस में आता है। तो झल के स्थान पर, ठीक है, बाद वाले की जगह पर नहीं, बल्कि क्या है? स्पष्ट कह दिया है कि झल वाला जो अक्षर है उस झल वर्ण की जगह पर क्या हो जाएगा? जस आदेश हो जाएगा। जस में फिर वैसे ही वो पांचों उपस्थित होंगे, और आपको एक को चुनना है उनमें से जो इनमें से इस झल की तरह, इस ध की तरह समान है, जिसका रूप रंग इससे मिलता है। तो रूप रंग मिलता है कि नहीं, इसका आधार बनाते हैं हम उच्चारण स्थान को। यहाँ पर ध का उच्चारण स्थान है ऋतु रसा मूर्धा। ठीक है, ऋतु रसानाम, नहीं नहीं, त थ द ध आता है ना, तो ऋतु लसानाम दंत्या। ठीक है, तवर्ग में आता है ध, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है ध का।
तो दंत अक्षर आप इसमें से ढूंढेंगे, पांचों में से, इनमें से दंत अक्षर द है केवल, क्योंकि ये त वर्ग में आता है, त थ द ध। ठीक है, तो ये द यहाँ पर हो गया। और इस तरह से ब ओ ध की जगह पर द ध आ और बराबर जब आप इसको मिला देंगे तो बुद्ध शब्द आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी जस्त संधि होगी। तो मुख्य रूप से जो भेद हुआ इसमें वो क्या हुआ, भेद ये हुआ कि जो जस्व संधि होती है झलाम जस झसी से, वो शब्द के बीच में होती है, और जो झलाम जशोंते से जस्व संधि होती है वो शब्द के अंत में होती है, पद के अंत में होती है। ठीक है, ये मुख्य फर्क है। तो झलाम जशोंते के लिए आपको पद के अंत में जो दो अलग अलग शब्द दिखाई देंगे आपको, उनके बीच में संधि होगी, जबकि झलाम झस जसी जो है वो एक ही शब्द के बीच में संधि होगी, एक ही पद के बीच में संधि होगी, जहां पर इसका नियम घटेगा। ठीक है, नीचे देखो रेड कलर में मैंने एक विशेष बात दिखाई है, यहाँ पर यण संधि शुद्ध्युपास्य। असलियत में जब सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी तुम पढ़ते हो तो यण संधि पढ़ाते समय ही ये संधि बता दी जाती है, झलाम जस झस झलाम जस झसी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर जब सुधी जमा उपास्य ऐसे इको यणची हम करते हैं, ठीक है, तो ई की जगह पर हम य करते हैं और शुद्ध बच जाता है, और वहां अनचिच से द्वित्व हो जाता है, मतलब ध जो है डबल हो जाता है, शुद्ध ध, और ई की जगह पर जो य हुआ था वो इको यणची से, और उपास्य, ये स्थिति आपको वहां कौमुदी में दिखाई देगी। उस स्थिति में यहाँ पर झलाम जस झसी लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो शब्द था आपका वो सुधी था, ठीक, अर्थात पद सुधी था, पदांत जो है सुधी है, लेकिन सुध जो है ये पद के बीच में है। ठीक है, और बीच में दो ध आ रहे हैं, यहाँ भी ध आ रहा है, जमा ध आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ झलाम जस झसी लगेगा, क्योंकि ये झल में आता है, ये झस में आता है, और इस झल की जगह पर क्या हो जाता है, जस आदेश हो जाता है, और जस आदेश हो जाता है तो शुद्ध्युपास्य बन जाता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर यण संधि के प्रसंग में भी आपको झलाम जस झसी सूत्र देखने को मिलेगा।